हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। टोटल जो प्रॉब्लम्स है हमारी, जो 2025 में जिन प्रॉब्लम्स को हम न्यूटन लॉज की प्रॉब्लम बोल सकते हैं कंप्लीटली, वो 8 ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऐसे होंगे एक आध दो प्रॉब्लम जैसे और चैप्टर्स में आएंगी, वो उसमें न्यूटन लॉ यूज हो रहा होगा, बट जो खाली न्यूटन लॉ प्रॉब्लम के नाम से कोट किया जा सकता है वो टोटल 8 नंबर है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने आती है अ मासलेस स्प्रिंग। जनवरी में तो 3 ही थी, मतलब समझ लो कि तुम्हारी शिफ्ट में आने की बहुत रेयर सी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कराओ ही मत। मैं बस ये बोल देता हूँ कि इसमें देखो फर्क ये है कि आपको लग रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम्स कम है, बट वो यूज होता है ना कई सारी जगह पे, इसलिए वैसे एक बात है। ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। A mass spring gets elongated by x1 under a tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under tension of 7 Newton. For the elongation 5x1 minus 2x2 the tension in the spring is। बहुत ही चिल्लड़ सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्प्रिंग है हमारे पास, x1 टेंशन में, x1 इलोंगेशन में 5 न्यूटन फोर्स है, kx1 5 है, जब x2 है तो kx2 7 है। ये पूछ रहे हैं 5x1 माइनस 2x2, तो अब वो k इंटू 5x1 माइनस 2x2 तो निकालना है, और तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं ना। विच इज एसेंशियली बस यहाँ पे इसको डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, माइनस 2 के x2, और ये 5 के x1 कितना हो जाएगा 25, 2 के x1 x2 कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 11 न्यूटन। ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन अगर तुमसे एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रहा है तो तुम समझ के सोच के देखो क्या पे प्रॉब्लम है, मतलब क्या चीज ऐसी है जो तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अपने एरर लॉग में ये लिखो कि मैंने 5x1 माइनस 2x2 को एक ही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग नहीं लिखा। वैसे तो अलग अलग नहीं भी लिखा हो तो क्या करता है, x1 की वैल्यू डालते, x2 की वैल्यू डालते, ठीक है, तब भी हो जाता। बट दिस इज हाउ इट इज कैन बी डन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न हमारा वही प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, जैसी डायग्राम देखा तो हमें समझ आना चाहिए। कोनिकल पेंडुलम, string of length L is fixed at one end and carries of mass and making an angle 3 by pi rotations per second। पहली बात तो ये 3 by pi rotations per second about vertical axis passing through end of the string as shown। तो 3 by pi रोटेशन का मतलब क्या है मेरे लिए, 3 by pi रोटेशन का मतलब है ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 by 2 पाई, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है ना, इनटू 3 by pi विच इज 6 रेडियन पर सेकंड मेरा ओमेगा है। ये आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, बोलना चाह रहे हैं। पूछना क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग की जब ये बात करते हैं तो अब टेंशन के रिजल्ट किस तरीके से आप निकालते हो। आप टेंशन के लिए दो कंपोनेंट लेते हो, इधर की तरफ इधर की तरफ। एक आप बोलते हो टी का जो ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। अभी हमने समझा था कि भाई ये जो रेडियस है वो एल साइन थीटा है। ठीक है, तो फिर वहां से अगर हम नोटिस करते हैं तो ये हमें दिख जाएगा, और साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम ही है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और एल तो एल है। इनफैक्ट यूनिवर्सल टेंशन द स्ट्रिंग इज डॉट 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 एम एल, तो इसका आंसर 36 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा टेंशन होती है, एम और एल की वैल्यू दे रखी है, टेंशन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एम एल आगे मल्टीप्लाइड है, तो इस तरीके से हम यहाँ देख लेंगे और फिर विल बी एबल टू गेट एन आंसर है। इज इट और नॉट? ठीक है, सो दैट इज सिंपल। मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई ऐसा रीजन है नहीं इस क्वेश्चन को ना सॉल्व होने का। मतलब ये वाली बात हो सकती है कि ये वाले कंपोनेंट्स लेना नहीं समझ आ रहा है कि कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, मे बी दैट इज समथिंग वेयर यू आर गेटिंग स्टक, or otherwise so I don't see any major reason why will you not be able to solve this question। A car of mass m moves on a bank road having radius r and bank angle theta to avoid slipping the bank road, the maximum permissible speed of the car is v naught, the coefficient of friction between the wheels of the car and bank road is this। तो देखो अगेन ये फॉर्मूला है जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने बात भी करी थी ना। ठीक है, तो अंडर द रूट जी आर tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा वाली रिजल्ट कुछ हमारे पास आ जाएगा। वरना हमें ऐसे कि एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा, वो लंबी चौड़ी कहानी होगी। ठीक है, वो लंबी चौड़ी सिचुएशन हो जाएगी अगर एग्जाम में से प्रूव करना पड़ जाएगा। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पता है बस वही है कि mg और इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स और इधर की तरफ v मैक्स के केस में बहुत जल्दी उड़ के जाएगा ना बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा विच विल बी म्यू n, और n की वैल्यू जो है mg cos थीटा हो जाएगी, तो विच विल बी म्यू g cos थीटा, mg cos थीटा। यस, एंड देन इसके बाद हम कंपोनेंट्स ले लेंगे। किसके कंपोनेंट्स लोगे, n के और फ्रिक्शन के इधर की तरफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r
और वहां से फिर हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी ना, आई थिंक दैट्स फाइन। n की वैल्यू mg cos थीटा जाएगी तो डाल देंगे वापस n की वैल्यू, वी शुड बी एबल टू गेट एन आंसर फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये Vmax, या फिर यहां से भी देख सकते हो आप। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बता दो कितना होगा। अच्छा जी, बता देते हैं, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर tan थीटा प्लस म्यू जी आर। म्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, ये म्यू को इधर ले जाओ, म्यू टाइम्स जी आर प्लस वी नॉट स्क्वायर tan थीटा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो इस जस्ट कैलकुलेशन, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो ठीक है। एंड देन इधर की तरफ आ जाएगा क्या, वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर tan थीटा। बस इसके बाद आगे थोड़ा सॉल्व करोगे, यहीं से पता चल जाएगा। वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर tan थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा, डिनोमिनेटर में आरजी माइनस वी नॉट स्क्वायर थीटा, आरजी प्लस है, तो प्लस वाला आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया। तो इस तरीके से हम सोच लेंगे ऑप्शंस किस तरीके से हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू गेट एन आंसर। इतना ही कैलकुलेशन, एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसके बाद डिवाइड तो आप दिमाग में कर ही लोगे ना, इतने तो हो ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। तो 3 क्वेश्चन जनवरी वाले खत्म हो गए। अप्रैल में 5 क्वेश्चन आए हैं टोटल, काफी सारे आ गए। हाँ वही ना, ऑप्टिक्स में हम लोगों ने करे 43 क्वेश्चन टोटल, और यहाँ 8, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वाली फीलिंग है। बट कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट है 500 ग्राम मास, हाफ केजी, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 4 रूट एक्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, भाई फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी, वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने और मास दे रखा है। अब फोर्स पूछिए इन्होंने। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार ये जो वेलोसिटी दे रखी है तो डिपेंडेंट दे रखी है एक्स पे, तो फोर्स भी थोड़ा वेरिएबल होगी। अगर मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा दिविज की तरह, तो मैं कहूंगा एक्स, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल, तो ये तो बताया नहीं कब निकालना है, तो फिर तो निकल के नहीं आएगा। बट अगर कुछ बच्चे कहेंगे यार जो भी है करके देख लेते हैं, तो वो कहेंगे भाई एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से देखें तो एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डीएक्स डाल देते हैं। वी कितना है 4 रूट एक्स, और डीवी बाई डीएक्स कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ना 1/2 रूट एक्स, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 8। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया एक्चुअली में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे एक्चुअली में कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी जो वेरिएशन है ना, वो स्टैंडर्ड वेरिएशन ही है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's में अगर रूट ले लोगे तो यही तो बनेगा। ठीक है, तो वैसी फीलिंग है। तो एक्सेलरेशन 8 है, तो क्या पूछा है इन्होंने, फोर्स पूछी है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज 8, दिस इज 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन हमारे पास जवाब है। ये गलती कर सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल के पहला ऑप्शन एक्सेलरेशन का है, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखना, तो यार देखो तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फिगर आउट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये जो ऐसे 2 स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है एक ब्लॉक को, और आपसे पूछा हुआ है कि भाई साहब 1 किलो मास सस्पेंड कर रखा है ऐसे, टेंशन T1 और T2 का मैग्नीट्यूड बताना है। यार कुछ बड़ी बात है ही नहीं, आपको पता है T1 का ये वाला कंपोनेंट और T1 T2 का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ये वाला cos 60 cos 30 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, वर्टिकल वाले क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट और इन दोनों कंपोनेंट का सम जो है उसको बैलेंस करना चाहिए। mg को इक्विलिब्रियम वाला केस है ना, फोर्स को बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करनी है, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करनी है। आई थिंक दिमाग में तो कुछ बहुत ज्यादा दिमाग तो लगता नहीं है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन वाली बात हो सकती है कि T1 T2 कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे अगर T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि T1 इज इक्वल टू √3 T2 एंड T1 इज इक्वल टू √3 T2 आ गया। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू अगर मैं √3 T2 डाल दूंगा तो √3 T2 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 प्लस T2 साइन 30 डिग्री T2/2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 कितना होता है 2। तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2T2 इज mg, तो T2 की वैल्यू जो है mg/2 है। तो T2 की वैल्यू mg/2 है, और m कितना है भाई 1 किलो, 5 न्यूटन आ जाएगा T2 5 आ जाएगा। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और T1 कितना है, T1 की वैल्यू जो है √3 T2 है, तो अगेन दैट इज 5√3, तो दैट इज डन। इस तरीके से हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो मतलब इसमें मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ इफेक्टिवली, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा बात। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। एक और ऐसा ही प्रश्न है, ऑब्वियसली अलग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, बट एक और सिमिलर सा प्रश्न है कि बॉडी ऑफ मास m is suspended by 2 string making an angle θ1 θ2 with the horizontal ceiling with tension T1 and T2 simultaneously. T1 T2 are related by this relationship that T1 is equal to √3 T2। ठीक है, इन्होंने क्या पंगे लिए इन्होंने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन तो एक ही रखा, दूसरे शिफ्ट में उसमें कुछ कि ये गिवन कर देते हैं और कुछ और पूछ लेते हैं, θ1 θ2 पूछ लेते हैं, कुछ ऐसी कहानी कर दी। बट
ऑनेस्टली पिल गए। कैसे पिल गए? इक्विलिब्रियम के लिए तो अभी भी इक्वेशन ठीक है, टी1 का इधर वाला कंपोनेंट और टी2 का इधर वाला कंपोनेंट सेम है। टी1 का इधर वाला कंपोनेंट और टी2 का इधर वाला कंपोनेंट दोनों सेम आएंगे। टी1 cos थीटा 1 वर्टिकल डायरेक्शन में टी1 sin थीटा 1 प्लस टी1 टी2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू mg। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इन दोनों इक्वेशन में 1 2 3 4 वेरिएबल है टोटल और इक्वेशन 2 है, तो एसेंशियली सॉल्व नहीं होने वाला था ये। ठीक है, हाउएवर अब एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में छोड़ दोगे इसे कि भाई क्वेश्चन गलत है, या फिर क्या करोगे? ऑप्शंस डाल के देख सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन मैनेज करा। हो सकता है कि भाई एंगल थीटा 1 थीटा 2 आर पॉसिबली, अगर ये वर्ड मेंशन करते थे तो फिर शायद हम सोच सकते थे। वैसे मेंशन नहीं किया था उन्होंने, हमें क्या पता कि इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट अगेन टी1 इज इक्वल टू √3 t2 से टी1 तो cos थीटा 1 की वैल्यू जो है, cos थीटा 1 अगर 30 डिग्री और थीटा 2 अगर 60 डिग्री है तो इधर 1/2 आ जाएगा, इधर √3/2 आ जाएगा। ये तो गलत हो गया। एक 60 एक 30 ये पॉसिबिलिटी है ये तो होने की, ये गलत हो गया 45 वाला, और 30 60 वाला ये भी गलत हो जाएगा, एक ही बच गया समाओ। ठीक है, और बस फिर उसका वैल्यू डाल के देख लोगे। अगर 60 30 वैल्यू आप मान लें कि थीटा 1 इज 60 एंड थीटा 2 इज 30, तो फिर वहां से अगेन हम लोग लिख सकते हैं T2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? T2 वाज √3 T1 ना, सॉरी T2 पूछ रहे हैं ना वो, हाँ तो T1 की वैल्यू को √3 T1 डाल देंगे, √3 T2 सॉरी T1 की वैल्यू को sin थीटा 1 कितना हो जाएगा अभी? sin 60 डिग्री प्लस T2 कितना हो गया? T2 ही है, और sin थीटा हो जाएगा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू mg, और फिर वही mg/2 वाला सिचुएशन बन जाएगी। T2 की वैल्यू mg/2 आ जाएगी। एग्जैक्टली जो पिछली बार वाली कैलकुलेशन है बस ये उल्टी हो गई। गलती इनकी हो गई कि इन्होंने 3 इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3, एक तो दे रखी थी 2 हमने निकाली थी, वेरिएबल 4 है, थीटा 1 थीटा 2 और T1 T2। ठीक है, सो वाली कहानी है। अगेन देखो एक छोटा सा बात यहाँ पे, ये बोल सकते थे कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है, हमें सपोजिटली ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये बता देते हैं ये लोग, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर वो थीटा 1 थीटा 2 भी वेरिएबल नहीं रहते ना, एक थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 हो जाता, वहां से कुछ फिगर आउट हो जाता, तो वो भी नहीं बता रखा था, इसलिए यहाँ पे फंस गए हम लोग। दैट इज द सिनेरियो। आगे चलते हैं। The length of a light string is 1.4 meter when tension in it is 5 Newton. The tension increases to 7 Newton. The length of the string increases to 1.56 meter. The original length of the string is. देखो सिंपल सी सिचुएशन यहाँ पे बस ये है, जो सोचने वाली बात थी वो ये थी। टेंशन आपको पता है kx होती है ना, और x जो है ओरिजिनल लेंथ, अगर वो बोल रहे हैं तो अगर ओरिजिनल लेंथ को आप L0 मान लो तो जो इलोंगेशन है वो L माइनस L0 है ना। ठीक है, तो अब अगेन हमसे बोल दिया कि भाई k इंटू एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू टेंशन, तो 5 इज इक्वल टू k इंटू एल, हमें दे रखा था कितना? 1.4 मीटर लेंथ पे माइनस एल नॉट। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं 7 इज इक्वल टू k इंटू लेंथ कितनी है? 1.56 मीटर माइनस एल नॉट। पूछा क्या इन्होंने? एल नॉट की वैल्यू। क्या करना है इसमें? डिवाइड करना। मेरे को ऐसा मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊं इस क्वेश्चन के अंदर। यही वाली बात है कि अगर लेंथ एल है और एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, तो जो इलोंगेशन है दैट इज एल माइनस एल नॉट। मतलब कोई बहुत बड़ी बात सिखा दी है मैंने तुम्हें। तो यहां से जब तुम डिवाइड करोगे 5/7 इज इक्वल टू 1.4 माइनस एल नॉट अपॉन 1.56 माइनस एल नॉट। आई होप यू नो हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड देन वंस यू कैन डू दैट, तो यहां से एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 मीटर। तो दैट इज सिंपल सी सिनेरियो कि यहाँ पे 1 मीटर हमारा जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का आखिरी प्रॉब्लम। क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m is sliding on an inclined plane at an angle 60 degree with an acceleration g/2. The value of coefficient of kinetic friction is, अगेन घटा हुआ रिजल्ट है हमारे को। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक को छोड़ते तो एक्सेलरेशन कितना होता है? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, एंड g sin थीटा कितना हो जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री है, g √3/2 माइनस म्यू हमें निकालना है, g cos थीटा g/2 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब ने? g/2 दे रखी है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या जवाब आ जाएगा अगर हम देखेंगे म्यू की वैल्यू का? जी तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू μ/2, और 2 कैंसिल हो गया, तो √3 इसकी वैल्यू √3 माइनस 1 आ गई म्यू की वैल्यू। कैलकुलेशन इतनी देर में कैलकुलेशन खत्म होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम में दिमाग लगाने वाला बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये वाला फॉर्मूला पता है नहीं पता है?
नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, एम जी साइन थीटा देखो यहाँ पे किधर की तरफ है, एम जी साइन थीटा इधर है, ठीक है, और म्यू एम जी कॉस थीटा इधर की तरफ है। देखो अगर पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं अगर, तो फिर पेपर बहुत ही टुच्चा सा पेपर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो पक्की बात है ऐसे हैं जो फंसेंगे, बिल्कुल पक्की बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फंसेंगे, जो सॉल्व नहीं होंगे या क्वेश्चन गलत होगा, जो भी कहानी आप मानना चाहो, ठीक है। अगर उनके में फंसे नहीं ना आप, तो आपको टाइम तो बहुत सारा मिल जाएगा पेपर में, क्योंकि ऐसे भी चिल्लड़ क्वेश्चन भी तो होंगे जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो बस किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, जिस क्वेश्चन में दिमाग घूम रहा है ना, ये बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मैं ये स्पेशली उस लेवल पे बात कर रहा हूं जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारे को फिजिक्स में 100 में से 70 नंबर लेके आने मान लेते हैं, उसमें आपको किसी क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर के क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में ऐसे होते हैं जनरली जो सब सॉल्व कर पाते हैं, और अगर आपको दिखे ऐसे नहीं है क्वेश्चन, तो सबके लिए पेपर मुश्किल होता है, ठीक है। आई होप इट विल मेक योर लाइफ इजियर। सो अभी हम लोगों का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज खत्म हो गए, अब हम लोग खत्म करेंगे क्लास को। सो पीवाईक्यूज आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका पीवाईक्यू का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.